ओके जी, ब्रेक से वापस आते हैं। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द कैटाबोलिज्म ऑफ ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक अमाइनो एसिड्स। तो अब तक हमने कुछ अमाइनो एसिड्स के कैटाबोलिज्म को डिस्कस किया और उनके इंटरमीडिएट्स की बुनियाद पर हमने उनको क्लासीफाई भी किया कि ये अमाइनो एसिड्स ग्लूकोजेनिक होंगे या और ये वाले अमाइनो एसिड्स कीटोजेनिक होंगे। सो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमारे पास नेक्स्ट अमाइनो एसिड है मिथियोनिन। लेट्स सपोज एक पर्सन ने हमें मिथियोनिन दिया है और वो हमसे ये पूछना चाह रहा है कि ये बताओ मिथियोनिन जो है ये ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड होगा या कीटोजेनिक अमाइनो एसिड होगा। सो इसका जो थोड़ा कैटाबोलिज्म है वो थोड़ा सा लेंथी भी है दूसरों की निस्बत और थोड़ा सा समझने वाला है और इससे रिलेटेड क्लिनिकल्स भी क्लिनिकल कंडीशंस भी इससे इसके मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड हैं। सो ये आपने बहुत गौर से सुनना है कि जब मेथियोनिन हमारे पास आता है तो सबसे पहले स्टेप में क्या होता है कि एटीपी के साथ ये कंडेंस करता है। जैसा कि हमें पता है कि एटीपी के अंदर एडिनोसिन होता है और 3 साथ फॉस्फेट लगे होते हैं। सो होता क्या है कि जो फॉस्फेट उसके साथ लगे हुए हैं 3, उनकी हो जाती है हाइड्रोलिसिस और वो हो जाते हैं सेपरेट। बाकी जो उनका एडिनोसिन कंपोनेंट है वो जाके लग जाता है मेथियोनिन के साथ और जब मेथियोनिन और एडिनोसिन कंबाइन करते हैं तो एज रिज़ल्ट हमारे पास जो कंपाउंड बनता है वो है एस एडिनोसाइल मेथियोनिन। एस एडिनोसाइल मेथियोनिन ये हाई एनर्जी कंपाउंड है, लेकिन दूसरों से ये इस तरह डिफरेंट है कि दूसरे जो हाई एनर्जी कंपाउंड्स होते हैं तो उनके अंदर हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड्स होती हैं, लेकिन ये ऐसा हाई एनर्जी कंपाउंड है जिसके अंदर कोई फॉस्फेट बॉन्ड नहीं है। क्योंकि एटीपी के साथ जब ये कंबाइन कर रहा था तो 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल जो एटीपी के अंदर होते हैं वो सेपरेट हो गए थे। सिर्फ एडिनोसिन कंपोनेंट मेथियोनिन के साथ कंबाइन करके एस एडिनोसाइल मेथियोनिन बनाता है। सो एक दफ़ा हमारे पास एस एडिनोसाइल मेथियोनिन बन गया। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में ये होता है कि इस एस एडिनोसाइल मेथियोनिन के अंदर जो मिथाइल ग्रुप्स हैं, जो मिथाइल ग्रुप है इस एस एडिनोसाइल मेथियोनिन के अंदर वो एक्टिवेट हो जाता है। सो मिथाइल ग्रुप जो है इस एस एडिनोसाइल मेथियोनिन का वो एक्टिवेट हो जाता है। अब ये एस एडिनोसाइल मेथियोनिन एक्टिवेटेड फॉर्म में है, यानी ये इसके अंदर जो मिथाइल ग्रुप था ये अब आगे उसको डोनेट कर सकता है। जब तक ये इनएक्टिव था तब तक वो आगे डोनेट नहीं कर सकता था। अब मिथाइल ग्रुप के एक्टिवेट होने की वजह से ये उस मिथाइल ग्रुप को आगे ट्रांसफ़र कर सकता है। अब जब भी ट्रांसफ़र आगे करेगा तो जाहिर सी बात है कि जब भी कोई चीज़ हम किसी को ट्रांसफ़र करते हैं तो आगे कोई उसको एक्सेप्ट करने वाला हो। अगर कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा तो हम ट्रांसफ़र किस तरह करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि मिथाइल जिन चीज़ों को ये ट्रांसफ़र कर रहा है उनके कुछ एक्सेप्टर्स होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एपिनेफ्रीन की जब सिंथेसिस हो रही होती है तो नॉर एपिनेफ्रीन मिथाइल को एक्सेप्ट करता है और एपिनेफ्रीन की सिंथेसिस करवाता है। इसी तरह और भी एक्सेप्टर्स हैं जो मिथाइल ग्रुप को इस एस एडिनोसाइल मेथियोनिन से एक्सेप्ट करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर जो एंजाइम्स इन्वॉल्व होंगे उनका नाम क्या होगा। सिंस दीज एंजाइम्स आर इन्वॉल्व इन द ट्रांसफ़र ऑफ मिथाइल ग्रुप फ्रॉम एडिनोसाइल मेथियोनिन टू डिफरेंट एक्सेप्टर्स, सो दीज फैमिली ऑफ एंजाइम्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज मिथाइल ट्रांसफरेजेस। क्योंकि ये मिथाइल को ट्रांसफ़र कर रहे हैं इसलिए इनको हम मिथाइल ट्रांसफरेजेस कहते हैं। इस स्टेप में एक बात समझने वाली है कि जब एस एडिनोसाइल मेथियोनिन जो कि एक्टिवेटेड फॉर्म में था जब ये अपने मिथाइल ग्रुप किसी को ट्रांसफ़र कर देता है सो एज अ रिज़ल्ट इस प्रोसेस के दौरान एनर्जी रिलीज़ होती है जो कि इस स्टेप को इरिवर्सिबल बना देती है। अगर आपने इस स्टेप को रिवर्स करना है तो आपको एनर्जी चाहिए, लेकिन अब एनर्जी चूँकि लॉस्ट हो चुकी है इसलिए नॉर्मली ये स्टेप जो है वो इरिवर्सिबल हो जाता है एनर्जी लॉस की वजह से। सो जब मिथाइल ग्रुप जो है वो एक्सेप्टर्स को ट्रांसफ़र कर देते हैं ये मिथाइल ट्रांसफरेजेस, सो एस एडिनोसाइल मेथियोनिन उसके बाद कन्वर्ट हो जाता है एस एडिनोसाइल होमोसिस्टीन, एस एडिनोसाइल होमोसिस्टीन। अब नेक्स्ट स्टेप में जो है इस पर एक और एंजाइम एक्ट करता है एस एडिनोसाइल होमोसिस्टीन हाइड्रोलेज। इसकी हाइड्रोलिसिस एस एडिनोसाइल
होमोसिस्टीन हाइड्रोलेज। जब ये एंजाइम एस एडिनोसाइल होमोसिस्टीन पर एक्ट करता है तो एडिनोसिन जो है वो अलग हो जाता है और होमोसिस्टीन जो है वो अलग हो जाता है। यहाँ पर देखें कि एस एडिनोसाइल होमोसिस्टीन के अंदर एक होमोसिस्टीन प्रेजेंट है और एक एडिनोसिन यूनिट भी है, लेकिन जब उसकी हाइड्रोलिसिस होती है तो कन्वर्ट हो जाता है, होमोसिस्टीन अलहदा हो जाता है और एडिनोसिन अलहदा हो जाता है। और वो एंजाइम जो हाइड्रोलिसिस करवा रहा है, जाहिर सी बात है उसका नाम क्या होगा, हाइड्रोलेज। और वो हाइड्रोलिसिस किसकी करवा रहा है, एस एडिनोसाइल होमोसिस्टीन की, इसलिए उस एंजाइम का नाम होगा एस एडिनोसाइल होमोसिस्टीन हाइड्रोलेज। अब हमारे पास दो चीज़ें बन चुकी हैं, एक होमोसिस्टीन बन चुका है और एक एडिनोसिन बन चुका है। अब ये एडिनोसिन को हम साइड पे करते हैं, अभी हमारा कंसर्न नहीं है उससे। हम आते हैं होमोसिस्टीन पे कि ये जो होमोसिस्टीन है ये आगे कहाँ जाएगा, कौन से पाथवे के अंदर एंटर होगा। सो ये दो पाथवेज के अंदर एंटर हो सकता है, एक तो ये मेथियोनिन बना सकता है और सिस्टीन भी बन सकता है। अब सवाल ये पैदा, ये देखें यहाँ पर ये मेथियोनिन बन जाएगा अगर इस पाथवे में जाता है, और अगर इस पाथवे में जाता है तो एंड में सिस्टीन बन जाएगा। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि कौन सी कंडीशन के अंदर होमोसिस्टीन जो है वो मेथियोनिन के अंदर कन्वर्ट होगा, और कौन सी कंडीशन ऐसी हैं जिनके अकॉर्डिंग होमोसिस्टीन जो है वो सिस्टीन के अंदर कन्वर्ट होगा। द आंसर इज़ सिंपल एंड लॉजिकल। अगर मेथियोनिन की ज़रूरत है तो होमोसिस्टीन मेथियोनिन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, अगर मेथियोनिन की ज़रूरत नहीं है तो होमोसिस्टीन फिर कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा, सिस्टीन में। सो हम पहले देखते हैं कि मेथियोनिन की डेफिशिएंसी है, हमें मेथियोनिन चाहिए, तो ये कहाँ चला जाएगा, मेथियोनिन के अंदर। अब हम उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि किस तरह मेथियोनिन की डेफिशिएंसी के अंडर ये होमोसिस्टीन जो है ये मेथियोनिन की फॉर्मेशन करवाता है। अब होमोसिस्टीन जो है ये मेथियोनिन में तब कन्वर्ट होता है जब इसको मिथाइल ग्रुप हम दें, जब होमोसिस्टीन की रीमिथाइलेशन होती है तब ये मेथियोनिन के अंदर कन्वर्ट होता है। सो अब सवाल ये है कि वो जो मिथाइल ग्रुप है हमारा जो कि इस होमोसिस्टीन के साथ आके लगेगा वो आएगा कहाँ से, तो जाहिर सी बात है वो किसी ऐसे कंपाउंड से आएगा जो मिथाइल ग्रुप कैरियर है, 1 कार्बन कैरियर है। अब N5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट, ये टेट्राहाइड्रोफोलेट जो कि को एंजाइम फॉर्म है, एक्टिव फॉर्म है को विटामिन B9 की, उसके साथ ये N5 पर एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। ये N5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट जो है ये मिथाइल ग्रुप कैरियर है। सो इससे हमें जो मिथाइल ग्रुप है वो मिलेगा, हम यहाँ से मिथाइल ग्रुप लेंगे और होमोसिस्टीन को दे देंगे, होमोसिस्टीन उसके साथ कंबाइन करेगा और एज अ रिज़ल्ट हमारे पास क्या बन जाएगा, मेथियोनिन। सो ये होमोसिस्टीन था, N5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट से मिथाइल ग्रुप आया और एज अ रिज़ल्ट क्या बन गया, मेथियोनिन। होमोसिस्टीन किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, मेथियोनिन में। और N5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट से जब मिथाइल ग्रुप निकल जाएगा तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा, सिर्फ टेट्राहाइड्रोफोलेट। सो और दूसरी क्या चीज़ बन गई, टेट्राहाइड्रोफोलेट। अब इस रिएक्शन को एक एंजाइम कैटालाइज करता है। Since this enzyme is involved in the synthesis of methionine, so this enzyme should be called as methionine synthase. इस एंजाइम को क्या नाम देते हैं, मेथियोनिन सिंथेज। और ये मेथियोनिन सिंथेज जो है इसके लिए एक को एंजाइम रिक्वायर होता है। उस को एंजाइम का नाम क्या है, मिथाइल कोबालामीन या विटामिन B12, उसकी एक्टिव फॉर्म है मिथाइल कोबालामीन। सो ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड अभी क्लिनिकल कंडीशन भी मैं आपको बताऊंगा। सो ये अभी आप दोबारा सुन लें कि होमोसिस्टीन जो है वो या तो मेथियोनिन के अंदर कन्वर्ट होता है या सिस्टीन के अंदर। अगर मेथियोनिन हमें चाहिए तो हम मेथियोनिन बनवाएंगे, यानी जब मेथियोनिन की डेफिशिएंसी हो। अगर मेथियोनिन हमें नहीं चाहिए तो हम मेथियोनिन की तरफ नहीं जाएंगे, हम फिर सिस्टीन वाले पाथवे को फॉलो करेंगे। सो पहला सिनेरियो हमारा ये है कि हमें मेथियोनिन चाहिए, मेथियोनिन की डेफिशिएंसी है, तो होगा क्या
कि होमोसिस्टीन की अगर हम रीमिथाइलेशन करवा दें, उसके अंदर मिथाइल ग्रुप ऐड कर दें, तो वो मेथियोनीन के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये मिथाइल ग्रुप कहाँ से आएगा। ये मिथाइल ग्रुप आएगा N5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट से। ये N5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट अपना मिथाइल ग्रुप जब होमोसिस्टीन को देगा तो होमोसिस्टीन कन्वर्ट हो जाएगा मेथियोनीन में। और जो N5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट है, जब उसने अपना मिथाइल ग्रुप दे दिया तो पीछे क्या बच गया, खाली टेट्राहाइड्रोफोलेट। इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करता है उसका नाम क्या है, मेथियोनीन सिंथेज। और इस मेथियोनीन सिंथेज के लिए एक एंजाइम चाहिए होता है जिसको हम कहते हैं मिथाइल कोबालामीन। तो ये था एक पाथवे कि होमोसिस्टीन जो हमारे पास बना है एस एडिनोसाइल होमोसिस्टीन की हाइड्रोलिसिस से, तो वो मेथियोनीन की कन्वर्जन मेथियोनीन में कन्वर्ट हो जाए। अब दूसरा सिनेरियो ये है कि हमारे पास जो मेथियोनीन है वो पहले से मौजूद है, अब हमें और मेथियोनीन की ज़रूरत नहीं है। सो अब हमने इस होमोसिस्टीन से मेथियोनीन नहीं बनानी, अब हमने होमोसिस्टीन से क्या बनवाना है, सिस्टीन। होता क्या है कि होमोसिस्टीन कंबाइन करता है सीरीन के साथ। जब होमोसिस्टीन जो है सीरीन के साथ कंबाइन करता है तो बन जाता है सिस्टाथायोनीन, सिस्टाथायोनीन। और ये इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करता है उसका नाम क्या होना चाहिए, चूँकि वो सिस्टाथायोनीन की सिंथेसिस करवा रहा है इसलिए इस एंजाइम का नाम होता है सिस्टाथायोनीन सिंथेज, सिस्टाथायोनीन सिंथेज। और इसके लिए एक को एंजाइम चाहिए होता है विटामिन B6, विटामिन B6। एक बार जब ये सिस्टाथायोनीन बन जाता है, फिर सिस्टाथायोनीन पर एक एंजाइम एक्ट करता है सिस्टाथायोनेज, सिस्टाथायोनेज। सिस्टाथायोनेज जब सिस्टाथायोनीन पर एक्ट करता है तो सिस्टीन बनता है और अल्फा कीटोब्यूटाइरेट, अल्फा कीटोब्यूटाइरेट और सिस्टीन ये दो चीज़ें बन जाएंगी। अल्फा कीटोब्यूटाइरेट फिर ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन जब उसकी होती है तो वो बन जाता है प्रोपियोनाइल को ए, और प्रोपियोनाइल को ए फिर फाइनली कन्वर्ट होता है सक्सीनाइल को ए, एंड सक्सीनाइल को ए इज़ वन ऑफ द इंटरमीडिएट्स ऑफ Krebs cycle, so it is going to produce glucose, hence proved methionine is a glucogenic amino acid। सो अगर कोई कहे कि मेथियोनीन एक ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड है, ये आप प्रूव करें, तो ये आपने बताना है कि भाई मेथियोनीन जो है सबसे पहले इस पर एक ये ATP के साथ कंडेंस होता है और कन्वर्ट हो जाता है एस एडिनोसाइल मेथियोनीन में। देन नेक्स्ट स्टेप के अंदर इस एस एडिनोसाइल मेथियोनीन के अंदर मौजूद मिथाइल ग्रुप एक्टिवेट होता है। देन नेक्स्ट स्टेप में मिथाइल ट्रांसफीरेजेस जो हैं वो उस मिथाइल ग्रुप को ट्रांसफ़र कर देती हैं एक्सेप्टर्स को, फॉर एग्जांपल एपिनेफ्रीन। और जब मिथाइल ग्रुप वहाँ से ट्रांसफ़र हो जाता है तो रिमेनिंग एस एडिनोसाइल मेथियोनीन जो था वो कन्वर्ट हो जाता है एस एडिनोसाइल होमोसिस्टीन में। फिर एस एडिनोसाइल होमोसिस्टीन की हाइड्रोलिसिस होती है और ये कन्वर्ट हो जाता है होमोसिस्टीन और एडिनोसिन में। एंजाइम यहाँ कौन सा इन्वॉल्व है, एस एडिनोसाइल होमोसिस्टीन हाइड्रोलेज। अब जो होमोसिस्टीन और एडिनोसिन बने हैं इनमें से होमोसिस्टीन दो पाथवेज के अंदर जा सकता है। अगर मेथियोनीन की हमें ज़रूरत है तो ये N5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट से मिथाइल को एक्सेप्ट करके मेथियोनीन बना देगा इन द प्रेजेंस ऑफ मेथियोनीन सिंथेज विच इज़ द विटामिन B12 डिपेंडेंट एंजाइम। अगर हमें मेथियोनीन की ज़रूरत नहीं है तो फिर होमोसिस्टीन जो है ये सीरीन के साथ कंबाइन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सिस्टाथायोनीन बीटा सिंथेज और बनवा देगा हमारे पास सिस्टाथायोनीन। फिर सिस्टाथायोनीन पर एक्ट करेगा सिस्टाथायोनेज और सिस्टाथायोनीन को ब्रेक कर देगा इंटू सिस्टीन एंड अल्फा कीटोब्यूटाइरेट। फिर अल्फा कीटोब्यूटाइरेट की ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन से बनेगा प्रोपियोनाइल को ए, और प्रोपियोनाइल को ए जो है वो सक्सीनाइल को ए में कन्वर्ट होता है, और सक्सीनाइल को ए ने अल्टीमेटली ग्लूकोज की प्रोडक्शन करवानी है। सो इसलिए हम कहते हैं कि मेथियोनीन जो है वो ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड है। अब क्लिनिकल कंडीशन इससे रिलेटेड क्या है अभी ये जो हमने कहा कि होमोसिस्टीन जो है वो इन दो पाथवेज में जाता है, तो इसके लिए आपको कुछ को एंजाइम चाहिए। फॉर एग्जांपल ये मेथियोनीन सिंथेज जो है इसको एक को एंजाइम चाहिए मिथाइल कोबालामीन।
इसी तरह ये टेट्राहाइड्रोफोलेट जो है N5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट, ये भी एक कोएंजाइम की फॉर्म है। और इसी तरह यहाँ पर सिस्टाथायोनिन बीटा सिंथेज और सिस्टाथायोनेज जो है, इनको भी, इन दोनों एंजाइम्स को भी विटामिन B6 चाहिए एज अ कोएंजाइम। सो अगर इन 3 विटामिन्स की कमी है, विटामिन B6, विटामिन B12 और विटामिन B9, सो होगा क्या? अगर विटामिन B6 की कमी है तो क्या सिस्टाथायोनिन बीटा सिंथेज वर्क करेगा? नहीं। तो क्या सिस्टाथायोनिन बनेगा? नहीं बनेगा। इसी तरह अगर सिस्टाथायोनेज जो है वो भी अपना वर्क नहीं कर सकेगा, जिसकी वजह से सिस्टीन और अल्फा कीटो ब्यूटाइरेट नहीं बनेंगे। इसी तरह अगर विटामिन B12 की कमी है तो मेथियोनिन सिंथेज अपना काम नहीं कर सकेगा, जिसकी वजह से मेथियोनिन नहीं बनेगा। इसी तरह अगर N5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट नहीं है, उसकी डेफिशिएंसी है, तो क्या ये मिथाइल ग्रुप होमोसिस्टीन को दे सकेगा? नहीं देगा। जब मिथाइल ग्रुप होमोसिस्टीन को नहीं मिलेगा तो क्या ये मेथियोनिन के अंदर कन्वर्ट होगा? नहीं कन्वर्ट होगा। सो बेसिकली डिस्कशन का मकसद ये है कि अगर विटामिन B6, विटामिन B12 और विटामिन B9 की डेफिशिएंसी हो तो ये जो होमोसिस्टीन बना है, ना ये मेथियोनिन के अंदर कन्वर्ट होगा, ना ये सिस्टीन के अंदर कन्वर्ट होगा। ये ऐसे का ऐसे ही यहाँ पर होगा। यानी यहाँ तक प्रोसेस तो चल रहा है, लेकिन इससे आगे जो ये 2 पाथवेज हैं ये कट ऑफ हो जाएंगे, ये कट ऑफ। लेकिन ATP भी प्रेजेंट है, एक्टिवेट भी होता है, मिथाइल ट्रांसफेरेजेस भी हैं, एसिडिनोसाइल होमोसिस्टीन हाइड्रोलेज भी है। तो ये सारे के सारे प्रोसेसेस जो हैं ये होते रहेंगे, लेकिन ये जो आगे वाले 2 हैं ये नहीं होंगे। सो होगा क्या कि यहाँ पर कट ऑफ, और जब ये होते रहेंगे तो होमोसिस्टीन बनती रहेगी लेकिन आगे कन्वर्ट नहीं होगी। सो एज अ रिज़ल्ट होगा क्या कि होमोसिस्टीन का लेवल जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा, और जब ब्लड के अंदर होमोसिस्टीन का लेवल इंक्रीज़ करेगा तो इस कंडीशन को हम नाम देते हैं होमोसिस्टीनीमिया, हाइपर होमोसिस्टीनीमिया। हाइपर होमोसिस्टीनीमिया, ये हाइपर होमोसिस्टीनीमिया, होमोसिस्टीन का लेवल जो है वो ब्लड के अंदर बढ़ गया। अब जब होमोसिस्टीन का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ जाता है तो इससे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन होती हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीडेटिव डैमेज, इन्फ्लेमेशन, एंडोथेलियल डिसफंक्शन, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स और स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है। और अगर मदर के अंदर ये हो गए हैं प्रेगनेंसी के दौरान, तो जो फीटस है उसके अंदर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। सो होमोसिस्टीन का लेवल जो है ये ब्लड के अंदर इंक्रीज़ होना, ये इस बात का सबूत है कि B12 की कमी है, फोलेट की कमी है, B6 की कमी है। ये जो विटामिन है इसके भी बहुत सारे फंक्शन हैं। फॉर एग्जांपल फोलेट जो है ये प्रेगनेंसी के दौरान चाहिए होता है, अगर फोलेट ना हो तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होते हैं। होमोसिस्टीन का लेवल बढ़ा हुआ है, इसका मतलब फोलेट नहीं है, और जब फोलेट नहीं है तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के चांसेस ज़्यादा हैं। सो होमोसिस्टीन का लेवल ब्लड में इंक्रीज़ होने से क्या होगा? ऑक्सीडेटिव डैमेज, इन्फ्लेमेशन, एंडोथेलियल डिसफंक्शन, रिस्क फैक्टर है फॉर कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स एंड स्ट्रोक, और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स इन फीटस। सो ट्रीटमेंट इसकी क्या होनी चाहिए कि जिस चीज़ की कमी है वो पूरी कर दो। सिंपल सा रूल है ना कि अगर कोई प्रॉब्लम किसी चीज़ की कमी की वजह से हो रहा है तो वो चीज़ पूरी कर दो, प्रॉब्लम सॉल्व। सो कमी किस चीज़ की थी? विटामिन्स की। कौन कौन से? विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन B9। तो इनकी सप्लीमेंट दे दें। तो जब इनके सप्लीमेंट देते हैं विटामिन्स के तो उससे होता क्या है? जब आप विटामिन B12, B9 और B6 के सप्लीमेंट देते हैं तो होमोसिस्टीन जो यहाँ अकोमुलेट हुआ था उनके ये वाले अगले पाथवे कंटिन्यू हो जाते हैं, क्योंकि जब B12 इसको मिला तो ये काम करने लग गया मेथियोनिन सिंथेज। जब इसकी कमी पूरी हुई तो उसको मिथाइल ग्रुप मिलने लग गया। जब इन विटामिन B6 की कमी पूरी हुई तो ये दोनों एंजाइम एक्ट करने लग गए। तो होमोसिस्टीन जो बन रहा था तो वो आगे अब दूसरे कंपाउंड्स के अंदर कन्वर्ट होने लग गया। इस तरह होमोसिस्टीन का लेवल जो बढ़ा हुआ था वो कम हो जाता है। सो ये उसका एक क्लिनिकल कंडीशन उससे रिलेटेड थी। अब यहाँ से ये बात याद रखने वाली है कि मेथियोनिन जो है ये सक्सिनाइल को ए प्रोड्यूस कर रहा है। सो इट मीन्स ये ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड्स हैं। अब कुछ और अमाइनो एसिड्स हमारे पास ऐसे हैं जो कि सक्सिनाइल को ए बनाते हैं।
फॉर एग्जांपल वेलिन एंड आइसोल्यूसिन, ये ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स हैं दोनों, वेलिन और आइसोल्यूसिन। इन दोनों का जब कैटाबॉलिज्म हो रहा होता है तो चाहे वेलिन हो या आइसोल्यूसिन हो, ये कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोपियोनाइल को ए में, प्रोपियोनाइल को ए में। और प्रोपियोनाइल को ए जो है वो एक और के मेटाबॉलिज्म में भी बनता है कि जब बीटा ऑक्सीडेशन हो रही होती है ऑड चेन फैटी एसिड्स की, जब इवन चेन फैटी एसिड्स की होती है तो एंड में बचता है हमारे पास 2 कार्बन यूनिट जिसको एसिटाइल को ए कहते हैं। लेकिन जब ऑड चेन फैटी एसिड्स की बीटा ऑक्सीडेशन हो रही होती है तो एंड में हमारे पास 3 कार्बन यूनिट बचता है जिसको हम प्रोपियोनाइल को ए कहते हैं। तो उसके दौरान भी प्रोपियोनाइल को ए बन सकता है। इसी तरह वेलिन और आइसोल्यूसिन के कैटाबॉलिज्म में भी प्रोपियोनाइल को ए बन सकता है। प्रोपियोनाइल को ए पर फिर एक और एंजाइम एक्ट करता है और वो क्या करता है, वो इस प्रोपियोनाइल को ए में एक कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो ऐड करवाता है। प्रोपियोनाइल को ए में कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करवाता है, यानी उसकी कार्बोक्सिलेशन करवाता है। सो उस एंजाइम का नाम क्या होना चाहिए, कार्बोक्सिलेज। और वो कार्बोक्सिलेज चूँकि प्रोपियोनाइल को ए की कार्बोक्सिलेशन करवा रहा है इसलिए उस एंजाइम का नाम होगा प्रोपियोनाइल को ए कार्बोक्सिलेज। और जितने भी कार्बोक्सिलेज एंजाइम्स हैं वो सारे के सारे बायोटिन डिपेंडेंट हैं। बायोटिन, विटामिन B7, उनको को एंजाइम चाहिए होता है। अगर किसी वजह से बायोटिन की डेफिशिएंसी है तो जितने भी कार्बोक्सिलेजेस हैं उनका वर्क जो है वो नहीं होगा, और जब उनका वर्क नहीं होगा तो तमाम के तमाम कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन जहाँ जहाँ भी हो रहे हैं तो वो ख़त्म हो जाएंगे। सो बायोटिन ज़रूरी है। और इसी तरह प्रोपियोनाइल को ए कार्बोक्सिलेज की डेफिशिएंसी हो तो प्रोपियोनाइल को ए इसमें कन्वर्ट नहीं हो सकेगा। तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं कि प्रोपियोनाइल को ए में जब कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हुई तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है डी मिथाइल मेलोनाइल को ए। डी मिथाइल मेलोनाइल को ए जो है ये डायरेक्टली सक्सीनाइल को ए में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो सबसे पहले इस डी मिथाइल मेलोनाइल को ए को एल मिथाइल मेलोनाइल को ए में कन्वर्ट कराते हैं। और यहाँ पर जो एंजाइम एक्ट करता है वो है मिथाइल मेलोनाइल को ए एपिमिरेज। एपिमिरेज एंजाइम जो है वो डी फॉर्म को एल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और ये एपिमिरेज जो है ये मिथाइल मेलोनाइल को ए पे एक्ट करता है, इसलिए इस एपिमिरेज को हम नाम देते हैं मिथाइल मेलोनाइल को ए एपिमिरेज। जब ये एंजाइम डी मिथाइल मेलोनाइल को ए पे एक्ट करता है तो एल मिथाइल मेलोनाइल को ए बन जाता है। जब एल मिथाइल मेलोनाइल को ए में बन गया तो इसमें हम थोड़ी सी एटम्स की अरेंजमेंट को चेंज करके सक्सीनाइल को ए में कन्वर्ट करा सकते हैं। सक्सीनाइल को ए में कन्वर्ट कराते हैं थोड़ी सी एटम्स की चेंजिंग करके, यानी उसमें म्यूटेशन करा के। तो म्यूटेशन जो एंजाइम कराते हैं उनको हम नाम देते हैं म्यूटेजेस। यहाँ पर जो म्यूटेज इन्वॉल्व होगा वो चूँकि मिथाइल मेलोनाइल को ए के अंदर म्यूटेशन करा रहा है इसलिए उसको हम नाम देंगे मिथाइल मेलोनाइल को ए म्यूटेज। जब मिथाइल मेलोनाइल को ए म्यूटेज एल मिथाइल मेलोनाइल को ए पे एक्ट करेगा तो एज अ रिज़ल्ट क्या बनेगा, सक्सीनाइल को ए। और सक्सीनाइल को ए जो है क्रेब साइकिल के अंदर एंटर होगा और फाइनली ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ग्लूकोज। सो इट मीन्स ये जो 2 अमाइनो एसिड हैं वेलिन हो गया या आइसोल्यूसिन हो गया, ये दोनों के दोनों कौन से हैं, ये ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड हैं। देन एक और अमाइनो एसिड है जो सक्सीनाइल को ए प्रोड्यूस करता है, वो है थ्रियोनिन। थ्रियोनिन में क्या होता है कि उसकी डिहाइड्रेशन होती है, उसमें से वाटर रिमूव होता है तो एज अ रिज़ल्ट वो कन्वर्ट हो जाता है अल्फ़ा कीटो ब्यूटाइरेट। जिस तरह अभी मैंने बताया था पिछले रिएक्शन में, यहाँ पर ये जो होमोसिस्टीन है ये फाइनली सिस्टीन और अल्फ़ा कीटो ब्यूटाइरेट के अंदर कन्वर्ट होती है। और अल्फ़ा कीटो ब्यूटाइरेट जो है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन से प्रोपियोनाइल को ए में और फिर सक्सीनाइल को ए में कन्वर्ट होता है। बिल्कुल इसी तरह ये थ्रियोनिन जो है जब इसमें से वाटर रिमूव होता है तो ये अल्फ़ा कीटो ब्यूटाइरेट के अंदर कन्वर्ट होता है, और जब ये अल्फ़ा कीटो ब्यूटाइरेट के अंदर कन्वर्ट होता है तो फिर इसकी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन से पहले प्रोपियोनाइल को ए फिर सक्सीनाइल को ए, मैंने यहाँ डायरेक्टली लिख दिया है। तो थ्रियोनिन भी क्या प्रोड्यूस कर रहा है, सक्सीनाइल को ए। सो अगर कोई कहे कि भाई सक्सीनाइल को ए कौन कौन से अमाइनो एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं, सो वो हम बता चुके। पहला मेथियोनिन है, मेथियोनिन के बाद दूसरा कौन सा है, वेलिन, आइसोल्यूसिन और थ्रियोनिन। 4 अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो सक्सीनाइल को ए प्रोड्यूस करते हैं। इनमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपको याद रखने वाला है वो है मेथियोनिन का मेटाबॉलिज्म।
सो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं अपने अमाइनो एसिड के कैटाबोलिज्म के साथ, कि वो अमाइनो एसिड्स भी हमने कर लिए जो सक्सिनाइल को ए प्रोड्यूस करते हैं। तो अभी तक जितने भी अमाइनो एसिड हमने डिस्कस किए हैं पार्ट 1 के अंदर भी और अभी तक भी जितने भी अमाइनो एसिड डिस्कस किए हैं, सारे के सारे ऐसे इंटरमीडिएट प्रोड्यूस करें जिन्होंने ग्लूकोज की फॉर्मेशन करानी है। तो सारे के सारे अभी तक जो है वो ग्लूकोजेनिक थे, चाहे वो एस्पैराजीन हो, ग्लूटामीन हो, प्रोलीन हो, आर्जिनिन हो, हिस्टिडीन हो, मेथियोनिन हो और वेलिन हो, आइसोल्यूसिन हो, थ्रियोनिन हो, जितने भी हों वो सारे के सारे अभी तक ग्लूकोजेनिक थे। अब कुछ कीटोजेनिक अमाइनो एसिड्स को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। कीटोजेनिक अमाइनो एसिड्स हैं हमारे पास ट्रिप्टोफैन। सबसे पहला है हमारे पास ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन का जब मेटाबॉलिज्म होता है तो इससे हमारे पास प्रोड्यूस होता है एलानीन और एसीटो एसिटाइल को ए। एसीटो एसिटाइल को ए। अब एसीटो एसिटाइल को ए जो है ये कीटोजेनिक इंटरमीडिएट है, यानी इसने फाइनली कीटोन बॉडीज़ की फॉर्मेशन करवानी है। सो एक चीज़ तो कंफर्म हो गई कि ये जो ट्रिप्टोफैन है ये कीटोजेनिक तो है। अब हम चेक करते हैं कि ये ग्लूकोजेनिक भी है या नहीं दूसरे प्रोडक्ट पे। एलानीन बना, एलानीन ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन से किसके अंदर कन्वर्ट होता है? पायरोवेट के अंदर। वो पहले मैं आपको पिछली वीडियो के अंदर एलानीन का मैं बता चुका हूँ अलग से, इसलिए मैंने यहाँ उसको नहीं लिखा कि एलानीन जो है ये अपना अमाइनो ग्रुप अल्फा कीटोग्लूटारेट को ट्रांसफ़र करेगा और वो ग्लूटामेट में अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और एलानीन कन्वर्ट हो जाएगा पायरोवेट में, और पायरोवेट जो है इसने ग्लूकोज की फॉर्मेशन करानी है। सो ट्रिप्टोफैन ऐसा अमाइनो एसिड है जो ग्लूकोजेनिक भी है और कीटोजेनिक भी है, क्योंकि ये एक तरफ एसीटो एसिटाइल को ए प्रोड्यूस करवा रहा है और दूसरी तरफ एलानीन प्रोड्यूस करवा रहा है जिसने पायरोवेट की फॉर्मेशन करवानी है। तो इसके साथ साथ इसके मेटाबॉलिज्म के दौरान एक और कंपाउंड प्रोड्यूस होता है क्विनोलिनेट। क्विनोलिनेट, और ये क्विनोलिनेट जो है ये निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड जो कि ऑक्सीडाइज फॉर्म है कोएंजाइम की। तो इसकी सिंथेसिस के लिए सिंथेसिस में ये इन्वॉल्व होता है क्विनोलिनेट। खैर ये साइड की चीज़ थी, असल हमारा कंसर्न है इस चीज़ के साथ कि ये ग्लूकोजेनिक भी है कीटोजेनिक भी। देन हम आते हैं आइसोल्यूसिन पे। सो आइसोल्यूसिन के कैटाबोलिज्म से हमारे पास दो अमाइनो एसिड दो चीज़ें प्रोड्यूस होते हैं, एसिटाइल को ए और प्रोपियोनाइल को ए। एसिटाइल को ए जो है इसने कीटोजेनेसिस करवानी है, तो ये मतलब कीटोजेनिक अमाइनो एसिड तो हो गया। दूसरा बना प्रोपियोनाइल को ए। प्रोपियोनाइल को ए को हम कन्वर्ट करा सकते हैं सक्सिनाइल को ए में, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इट मीन्स सक्सिनाइल को ए ने ग्लूकोज की फॉर्मेशन करानी है। सो इट मीन्स आइसोल्यूसिन भी ग्लूकोजेनिक और कीटोजेनिक दोनों है। तो ये दो जो हैं ट्रिप्टोफैन और आइसोल्यूसिन, ये ग्लूकोजेनिक और कीटोजेनिक दोनों हैं। बाकी हम आ जाते हैं लियोसिन में। लियोसिन की जब कैटाबोलिज्म होता है तो इससे प्रोड्यूस होता है एक एसीटो एसीटेट और एक एसिटाइल को ए। एसीटो एसीटेट एक खुद कीटोन बॉडी है और एसिटाइल को ए ने कीटोन बॉडीज़ की फॉर्मेशन करवानी है। सो ये प्योरली कीटोजेनिक अमाइनो एसिड है लियोसिन। उसके बाद आ जाते हैं लाइसिन पे। लाइसिन की जब कैटाबोलिज्म होता है तो हमारे पास प्रोड्यूस होता है एसीटो एसिटाइल को ए जो कि कीटोन बॉडीज़ की फॉर्मेशन में एक इंटरमीडिएट है। सो इट मीन्स लाइसिन भी एक्सक्लूसिवली प्योरली कीटोजेनिक अमाइनो एसिड है। सो दो अमाइनो एसिड जो हैं ट्रिप्टोफैन और आइसोल्यूसिन, ये दोनों ग्लूकोजेनिक और कीटोजेनिक दोनों हैं, जबकि लियोसिन और लाइसिन जो हैं ये प्योरली कीटोजेनिक अमाइनो एसिड्स हैं। अब हम लास्ट में डिस्कस करते हैं कुछ ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स का कैटाबोलिज्म, और ये वाला जो है ना आपने बहुत ही ध्यान के साथ ये सुनना है, क्योंकि जिस तरह मैंने आपको पिछली वीडियो में एक बताया था कि फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सीलेज वाला जो स्टेप है उससे रिलेटेड एक बहुत डेंजरस जो है वो डिज़ीज़ है। सो इससे रिलेटेड भी एक बहुत ही डेंजरस क्लिनिकल डिजीज़ है, तो उसको समझने के लिए इसका बेसिक कंसेप्ट आपके पास होना चाहिए। अब कुछ हमारे पास हैं ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स, लियोसिन, वेलिन और आइसोल्यूसिन। लियोसिन, वेलिन और आइसोल्यूसिन। सो इन ब्रांच चेन अमाइनो एसिड जो हैं ये तीनों के तीनों इसेंशियल हैं। आइसोल्यूसिन, वेलिन और
ल्यूसीन, यानी ये इनकी बॉडी के अंदर सिंथेसिस नहीं होती और हमें ये डाइट के थ्रू चाहिए होते हैं। तो ये तीनों के तीनों इसेंशियल अमाइनो एसिड हैं। इन ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स का जो कैटाबॉलिज्म है वो प्राइमरली स्केलेटल मसल के अंदर होता है, लेकिन जो दूसरे हैं हमारे अमाइनो एसिड उनका प्राइमरली कैटाबॉलिज्म लीवर के अंदर होता है, लेकिन इन अमाइनो एसिड्स का कैटाबॉलिज्म जो है वो प्राइमरली स्केलेटल मसल के अंदर होता है। उसकी वजह भी है, मैं आगे बताता हूँ। सो 3 एंजाइम अमाइनो एसिड है हमारे पास, ल्यूसीन, वेलिन और आइसोल्यूसीन। सबसे पहले स्केलेटल मसल के अंदर इन ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स जो हैं ये ट्रांस अमाइनेज रिएक्शन करते हैं, यानी ट्रांस अमाइनेशन होती है इसकी। ट्रांस अमाइनेशन के नतीजे में क्या होता है कि ये अपने अमाइनो ग्रुप जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं किसी और को, और जब कोई अमाइनो एसिड अपना अमाइनो ग्रुप जो है वो किसी और को ट्रांसफ़र कर दे, तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो वो कन्वर्ट हो जाता है अल्फ़ा कीटो एसिड के अंदर। सो इट मीन्स ल्यूसीन भी जब अपना अमाइनो ग्रुप ट्रांसफ़र करेगा तो ये एक अल्फ़ा कीटो एसिड के अंदर कन्वर्ट होगा। वेलिन जब अपना अमाइनो ग्रुप ट्रांसफ़र करेगा तो ये भी एक अमाइनो अल्फ़ा कीटो एसिड के अंदर कन्वर्ट होगा। इसी तरह आइसोल्यूसीन जब अपना अमाइनो ग्रुप कहीं ट्रांसफ़र करेगा तो ये भी एक अल्फ़ा कीटो एसिड के अंदर कन्वर्ट होगा। और ये हम देख चुके हैं कि जितने भी ट्रांस अमाइनेशन रिएक्शंस हैं उनको एक एंजाइम कैटालाइज करता है, अमाइनो ट्रांसफिरेज। अब यहाँ पे भी कोई अमाइनो ट्रांसफिरेज होना चाहिए, उस अमाइनो ट्रांसफिरेज का नाम है ब्रांच चेन अमाइनो ट्रांसफिरेज, ब्रांच चेन अमाइनो एसिड ट्रांसफिरेज। चूँकि ये ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स का अमाइनो ग्रुप ट्रांसफ़र कर रहा है, इसलिए इस एंजाइम को हम नाम देते हैं ब्रांच चेन अमाइनो एसिड ट्रांसफिरेज, ब्रांच चेन अमाइनो एसिड ट्रांसफिरेज। और ये एंजाइम जो है ये प्राइमरली स्केलेटल मसल के अंदर पाया जाता है, इसलिए इन ब्रांच चेन अमाइनो एसिड का जो कैटाबॉलिज्म है वो स्केलेटल मसल के अंदर होता है। सो लेट्स कंटिन्यू कि जब ब्रांच चेन अमाइनो एसिड ट्रांसफिरेज ने इनके अमाइनो ग्रुप को कहीं ट्रांसफ़र कर दिया तो अब इन्होंने कन्वर्ट होना है अल्फ़ा कीटो एसिड्स के अंदर। तो वो कौन कौन से अल्फ़ा कीटो एसिड्स हैं जिनके अंदर ये तीनों कन्वर्ट होते हैं? ल्यूसीन जब अपना अमाइनो ग्रुप ट्रांसफ़र करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाता है अल्फ़ा कीटो आइसोकैप्रोइक एसिड। अल्फ़ा कीटो एसिड होना है ना कोई, तो वो कौन सा एसिड है? कैप्रोइक एसिड, अल्फ़ा कीटो आइसोकैप्रोइक एसिड। वेलिन जब अपना अमाइनो ग्रुप ट्रांसफ़र करता है तो अल्फ़ा कीटो आइसोवेलेरिक एसिड, और जब आइसोल्यूसीन करता है तो अल्फ़ा कीटो बीटा मिथाइल वेलेरिक एसिड। थोड़े याद करने वाले, दोबारा मैं रिपीट करता हूँ कि जब इन्होंने अपने अमाइनो ग्रुप ट्रांसफ़र कर दिए तो इन्होंने अब कन्वर्ट होना है अल्फ़ा कीटो एसिड्स के अंदर। उनमें से ल्यूसीन जो है ये कन्वर्ट होता है अल्फ़ा कीटो आइसोकैप्रोइक एसिड में, वेलिन कन्वर्ट होता है अल्फ़ा कीटो आइसोवेलेरिक एसिड में, वी फॉर वेलिन, वी फॉर वेलेरिक एसिड। आइसोल्यूसीन जो है वो कन्वर्ट होता है अल्फ़ा कीटो बीटा मिथाइल वेलेरिक एसिड में। ये वेलिन जो है ये आइसोवेलेरिक एसिड में कन्वर्ट होता है, और आइसोल्यूसीन जो है ये मिथाइल वेलेरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है। इसमें भी वेलेरिक एसिड है, इसमें भी वेलेरिक एसिड है, लेकिन उसकी फॉर्म्स डिफरेंट है। इसमें बीटा मिथाइल वेलेरिक एसिड है, इसमें आइसोवेलेरिक एसिड है। और ल्यूसीन कन्वर्ट होता है अल्फ़ा कीटो आइसोकैप्रोइक एसिड के अंदर। जब ये कैप्रोइक एसिड अल्फ़ा कीटो एसिड्स बन जाते हैं तीनों के, देन इन पर एक और कम्प्लेक्स एंजाइम जो है वो एक्ट करता है, ब्रांच चेन अल्फ़ा कीटो एसिड डीहाइड्रोजिनेज, यानी इन सब की अब डीहाइड्रोजिनेशन होनी है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। उस ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो डीहाइड्रोजिनेज होता है, और वो चूँकि अल्फ़ा कीटो एसिड डीहाइड्रोजिनेज है इसलिए उसको हमने अल्फ़ा कीटो एसिड डीहाइड्रोजिनेज कहा है, और साथ साथ वो ब्रांच चेन है सारा, इसलिए टोटल एंजाइम का नाम बना ब्रांच चेन अल्फ़ा कीटो एसिड डीहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स। अब इसको 5 को एंजाइम्स चाहिए होते हैं, को एंजाइम ए, NAD, FAD, लिपोइक एसिड और थायामीन पायरोफॉस्फेट। ये 5 को एंजाइम इसको चाहिए होते हैं वर्क करने के लिए, और अगर इनमें से कोई को एंजाइम मिसिंग हो तो इस एंजाइम का फंक्शन जो है वो नहीं हो सकेगा आगे, और इससे आगे जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगा।
और इससे रिलेटेड एक क्लिनिकल कंडीशन भी है जिसके अंदर इस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है और फिर उससे रिलेटेड जो डिज़ीज़ है उसका नाम है मैपल सिरप यूरिन डिज़ीज़। वो हम डिसऑर्डर्स के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। राइट नाउ आप इस पे कंसंट्रेट करें कि ल्यूसीन से बना अल्फ़ा कीटो आइसो कैप्रोइक एसिड, अल्फ़ा कीटो आइसो वेलेरिक एसिड, अल्फ़ा कीटो बीटा मिथाइल वेलेरिक एसिड, जब इस पर ब्रांच इन अल्फ़ा कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स जिसको 5 कोएंजाइम चाहिए FAD, NAD, CoA, लिपोइक एसिड, थायामीन पायरोफॉस्फेट, जब ये इन तीनों पर एक्ट करता है तो फिर क्या होता है कि अल्फ़ा कीटो एसिड कैप्रोइक एसिड कन्वर्ट हो जाता है आइसो वेलिराइल कोए में, आइसो वेलिराइल कोए में, और अल्फ़ा कीटो आइसो वेलेरिक एसिड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है आइसो ब्यूटाराइल कोए में, और अल्फ़ा कीटो बीटा मिथाइल वेलेरिक एसिड जो है ये कन्वर्ट हो जाता है अल्फ़ा मिथाइल ब्यूटाराइल कोए में। तो अब ये हमारे पास कोए फॉर्म्स बन गई, क्योंकि इसके पास कोए था एंजाइम के पास इसलिए उसने यहाँ पर ऐड किया, और ये NAD जो है ये ऑक्सीडाइज फॉर्म है, तो जब डिहाइड्रोजिनेज उस पर एक्ट करता है तो ये NAD कन्वर्ट हो जाता है NADH के अंदर। सो इट मीन्स ये जो स्टेप है इस एंजाइम के एक्शन के नतीजे में NADH भी बनता है, और एज अ रिज़ल्ट जो ये कीटो एसिड्स हैं अल्फ़ा कीटो एसिड, अल्फ़ा कीटो आइसो कैप्रोइक एसिड कन्वर्ट हो जाता है आइसो वेलिराइल कोए में, अल्फ़ा कीटो आइसो वेलेरिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है आइसो ब्यूटाराइल कोए में, इसी तरह अल्फ़ा कीटो बीटा मिथाइल वेलेरिक एसिड जो था वो कन्वर्ट हो जाता है अल्फ़ा मिथाइल ब्यूटाराइल कोए में। ये तो उसकी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन थी। नेक्स्ट स्टेप में होती है उसकी FAD लिंक्ड डिहाइड्रोजिनेशन। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको ध्यान से सुने कि FAD लिंक्ड डिहाइड्रोजिनेशन। तो पहले मैं तो बता दूं कि इन दोनों का क्या होता है, ये क्योंकि इजी है फिर हम इसके आगे चलेंगे। आइसो ब्यूटाराइल कोए हो गया या बीटा अल्फ़ा मिथाइल ब्यूटाराइल कोए हो गया, इस पर FAD लिंक इसकी डिहाइड्रोजिनेशन होती है। मतलब क्या कि एक ऐसा डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है जो FAD लिंक्ड है, उसको FAD को एंजाइम चाहिए, और जब वो इन पर एक्ट करता है तो FAD कन्वर्ट किसके अंदर हो जाएगा FADH के अंदर। FADH यहाँ भी बना और FADH यहाँ भी बना, और ये प्रोडक्ट्स जो यहाँ बनेंगे वो अल्टीमेटली कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोपियोनाइल कोए में, लेकिन अल्फ़ा मिथाइल ब्यूटाराइल कोए जो है ये प्रोपियोनाइल कोए में कन्वर्ट होने से पहले एक एसिटाइल कोए भी बनवा रहा है और फिर प्रोपियोनाइल कोए में कन्वर्ट हो रहा है, और प्रोपियोनाइल कोए में फिर आगे किसके अंदर कन्वर्ट होता है सक्सीनाइल कोए में। सो अगर हम देखें वेलिन कन्वर्ट हुआ है अल्फ़ा कीटो आइसो वेलेरिक एसिड में, आइसो ब्यूटाराइल कोए में, और फाइनली प्रोपियोनाइल कोए में और सक्सीनाइल कोए में। सक्सीनाइल कोए ने ग्लूकोज की फॉर्मेशन करवाई, सो इट मीन्स वेलिन जो है ये ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड है। आइसोल्यूसिन कन्वर्ट हुआ अल्फ़ा कीटो बीटा मिथाइल वेलेरिक एसिड में, अल्फ़ा मिथाइल ब्यूटाराइल कोए में, इसने एसिटाइल कोए की फॉर्मेशन कराई और फिर प्रोपियोनाइल कोए में कन्वर्ट हुआ, फिर ये सक्सीनाइल कोए में कन्वर्ट हुआ, तो इसने एसिटाइल कोए की फॉर्मेशन भी करवाई, सक्सीनाइल कोए भी फॉर्मेशन भी करवाई। एसिटाइल कोए ने कीटोन बॉडीज़ बनवानी है और सक्सीनाइल कोए ने ग्लूकोज बनवानी है। तो इट मीन्स आइसोल्यूसिन जो है ये ग्लूकोजेनिक और कीटोजेनिक दोनों अमाइनो एसिड के तौर पे एक्ट करता है। अब हमारे पास रह गया ये ल्यूसीन जो कि अभी कन्वर्ट हो चुका है आइसो वेलिराइल कोए में। जब इस पे FAD लिंक डिहाइड्रोजिनेज एक्ट करता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है 3 मिथाइल क्रोटोनॉइल कोए। अजीब है थोड़ा सा, लेकिन मजबूरी है, याद तो करना पड़ेगा। आइसो वेलिराइल कोए पे जब ये एक्ट करा तो इसने किसने अंदर कन्वर्ट करा दिया इसको 3 मिथाइल क्रोटोनॉइल कोए में। अब 3 मिथाइल क्रोटोनाइल कोए में फिर कार्बन डाइऑक्साइड ऐड की जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड कौन से एंजाइम ऐड करवाते हैं कार्बोक्सिलेज, और यहाँ कार्बोक्सिलेज कौन सा इन्वॉल्व होगा जो कि उस सबस्ट्रेट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करवा रहा है। सबस्ट्रेट क्या है 3 मिथाइल क्रोटोनाइल कोए। सो कार्बोक्सिलेज कौन सा होगा 3 मिथाइल क्रोटोनाइल कोए कार्बोक्सिलेज, और कार्बोक्सिलेज हमेशा की तरह उसको क्या चाहिए साथ बायोटिन। जब 3 मिथाइल क्रोटोनाइल कोए में कार्बोक्सिलेशन होती है तो ये कन्वर्ट होता है बीटा मिथाइल ग्लूटाकोनाइल कोए। यहाँ क्रोटोनाइल कोए 3 मिथाइल क्रोटोनाइल कोए, यहाँ कन्वर्ट हो जाता है बीटा मिथाइल ग्लूटाकोनाइल। ये नोट्स जो हैं
ये मैंने यहाँ पे मैं अनाउंसमेंट भी कर दूँ कि मैंने ना फेसबुक का पेज बनाया इसी नाम से, जिस नाम से यूट्यूब का चैनल है, मेडिकोस कल्प्रिट। तो उस पर मैं ये नोट्स भी शेयर कर दूँगा, अगर किसी को चाहिए हो तो वहाँ पे जाके वो ले सकता है। तो ये सारे नोट्स जो मैंने बनाए हुए मैं वहाँ पे भी शेयर कर दूँगा। तो 3 मिथाइल क्रोटोनाइल को ए जो है, जब इसकी कार्बोक्सिलेशन हुई तो किसके अंदर कन्वर्ट हुआ, बीटा मिथाइल ग्लूटाकोनाइल को ए में। ग्लूटाकोनाइल को ए जो है वो HMG को ए के अंदर कन्वर्ट होता है। और अगर आपको कीटोजेनेसिस के स्टेप्स मैं दिखाऊं तो ये HMG को ए खड़ा है, इसने कन्वर्ट किसके अंदर हो जाना है, एसीटोएसीटेट विच इज़ कीटोन बॉडीज़। तो ये HMG को ए जो है ये एसीटोएसीटेट के अंदर भी कन्वर्ट होता है और साथ में यहाँ से एक एसिटाइल को ए रिलीज़ होता है। सो एसीटोएसीटेट बनवा रहा है लियोसिन और एसिटाइल को ए बनवा रहे हैं लियोसिन, दोनों जो हैं इन्होंने कीटोन बॉडीज़ की फॉर्मेशन करवानी है। सो इट मीन्स लियोसिन जो है वो एक्सक्लूसिवली कीटोजेनिक अमाइनो एसिड है। तो ये थी कुछ ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स की जो है कैटाबोलिज्म। सो ये अगर आपको याद करने हैं तो अच्छी तरह पहले इसको समझें, उसके बाद इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करें तो ये याद हो जाएंगे। और ये वाला जो है ये है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखने में, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छे से करना है। तो ये वाले तो फिर भी दो स्टेप हैं, अल्फ़ा कीटो आइसोवेलेरिक एसिड और अल्फ़ा कीटो बीटा मिथाइल वेलेरिक एसिड, आइसोब्यूटाराइल को ए अल्फ़ा मिथाइल ब्यूटाराइल को ए, और फाइनली ये प्रोपियोनाइल को ए में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये थोड़े याद रखने वाले हैं, थोड़े अजीब से नाम है, अल्फ़ा कीटो आइसो कैप्रोइक एसिड और ये कन्वर्ट होता है आइसोवेलिराइल को ए में, 3 मिथाइल क्रोटोनाइल को ए में, बीटा मिथाइल ग्लूटाकोनाइल को ए, फिर HMG को ए, एसीटोएसिटाइल को एसीटोएसीटेट और एसिटाइल को ए के अंदर। तो ये कीटोजेनिक है, ये जो है ये ग्लूकोजेनिक है, और ये जो है ग्लूकोजेनिक और कीटोजेनिक दोनों हैं। तो इससे रिलेटेड एक क्लिनिकल कंडीशन है मैपल सिरप यूरिन डिजीज़, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। So this was all about the catabolism of glucogenic and ketogenic amino acids.